स्टूडेंट, मैं विष्णु दिवाकर। इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम सेमेस्टर थर्ड की पॉलिटिकल साइंस में डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर कोर्स तुलनात्मक शासन एवं राजनीति। तो यहाँ पर मैं ऑलरेडी पहले वीडियो बना चुका हूँ, पर हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं कि किस तरीके से आपको जो है यूनिट अच्छी तरीके से समझनी है और सारी यूनिट्स में यहाँ पर आपको क्लियर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिट वन की। यूनिट वन, तो यूनिट वन के अंदर जो भी चीजें दी गई है हम उस चीज को भी यहाँ पर अच्छी तरह समझ लेते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बताया गया, देखो तुलनात्मक तुलनात्मक राजनीति विश्लेषण की प्रगति, विस्तार, विषय क्षेत्र और विधियां। तो ये सारी चीजें जो बताई गई हैं आपकी हमारी यूनिट वन के अंदर है। तो देरी ना करते हुए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम देख लेते हैं इसके इंट्रोडक्शन की, केस में क्या बोला गया है। तो इसके अंदर बताया गया इसकी प्रस्तावना के अंदर कि जब भी भाई इस इकाई के दो उद्देश्य की अगर बात करें, पहला उद्देश्य क्या, देखो ये तो तुलनात्मक राजनीति के उप क्षेत्र का एक संक्षिप्त विवरण प्रदान करती है और इसकी प्रगति विषय क्षेत्र की जांच करती है, पहले वाले में जो है। और दूसरे में बताया गया तुलना करके करने के तर्क प्रदान करती है और तुलना करने के तरीकों को सामने लाती है। तो यहाँ पर हम इसके अंदर क्या बात करने वाले हैं, हम इसके अंदर ये देखेंगे कि किस तरीके से इसमें जो है आपका क्या कहते हैं, जो राजनीति वाला जो पॉइंट है, इसमें तुलना की जो बात की गई है, तो पहला जो पॉइंट है वो आपको किस चीज को दिखाएगा, इसके उपक्षेत्र और इसके संक्षिप्त, यानी कि इसके बहुत ही ज्यादा बिल्कुल कॉन्सेप्ट को यहाँ पर आपको जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से समझाएगा, इसकी प्रगति क्या है, इसके विषय क्षेत्र क्या है। और जो दूसरा पॉइंट है इसका, वो बताएगा कि तुलना करने की चीज बताएगा इसमें कि तर्क प्रदान करती है कि तुलना किस तरीके से और कैसे की गई है और उसके तरीके क्या है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी से वीडियो को। जैसे यहाँ पर बताया गया कि जीन ब्लांडेल ने बोला है कि तुलनात्मक राजनीति की परिभाषा का संबंध दो या दो से अधिक राजनीति प्रणालियों की एक साथ तुलना और क्रमिक जांच से है। जब भी हम बात करते हैं कि भाई ए और बी, हम इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं किसी चीज से, तो इसका मतलब क्या है कि हम वहां पर क्या कर रहे हैं, हम तुलना कर रहे हैं। ठीक है, तुलना कर रहे हैं। तो यहाँ पर यही बोला गया है कि जो ये जीन ब्लांडेल है, ये याद रखना, इस वाले क्वेश्चन इस वाली यूनिट में से आपका एक क्वेश्चन पक्का आएगा कि तुलनात्मक राजनीति क्या है। 101% आप लिख कर ले लीजिए, ये क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इसे आप बड़े आराम से अच्छी तरीके से समझिए इसको। तो यहाँ पर बोला गया विभिन्न देशों में सरकार और राजनीति के क्रमबद्ध अध्ययन से है। जब भी हम बात करते हैं, देखो ये किसने बोला है, हैग हेरोप ने बोला है और एमसी ने बोला है कि भाई तुलनात्मक राजनीति का मतलब होता है विभिन्न देशों में जो सरकार होती है और राजनीति होती है, इनका अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, तुलनात्मक कहलाता है। ठीक है, और ऐसे ही ऊपर जीन ब्लॉन्ड ने क्या बोला कि दो या दो से अधिक राजनीति प्रणालियों की तुलना करेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, तुलनात्मक राजनीति बोलेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जांच करते हैं किस चीज की, कि तुलनात्मक राजनीति की जो प्रगति और विषय क्षेत्र है वो क्या होते हैं। ठीक है, तुलनात्मक राजनीति की प्रगति और विषय क्षेत्र। देखिए यह एक प्रमुख सवाल इसकी प्रमुख परिभाषा से संबंधित है कि तुलना किसकी की जानी चाहिए। सिंपल सी बात है, देखो एक तरफ अगर दो चीजें पूरी तरीके से अलग है तो तुलना का कोई मतलब नहीं है। जब आपको पता है कि भाई ये चीज जो है बिल्कुल अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है, जैसे मैंने कहा एक ट्री बनाया मैंने, ये ट्री अलग है और ट्री बी अगर हम बात करें यहाँ पर, ये वाला ट्री जो है ये बिल्कुल इस तरीके से बनाया मैंने आपका। ठीक है, मतलब ये आपका खजूर का ट्री कुछ करके या फिर नारियल का बना दिया, तो ये तो दोनों के दोनों बिल्कुल अलग है, इसकी स्पेशलिटी अलग है, इसकी स्पेशलिटी अलग है। तो यहाँ पर बोला गया है कि जब एक तरफ दो चीजें पूरी तरह से अलग है तो तुलना का कोई मतलब ही नहीं है, और दूसरी ओर यदि दोनों चीजें पूरी तरह से समान है, अगर मैंने कहा भाई मैंने यहाँ पर एक ट्री बनाया और दूसरा ट्री यहाँ बनाया, अब ये दोनों ट्री बिल्कुल सिमिलर है, तो यहाँ पर बताया गया कि फिर उसका भाई तुलना करना उसकी उपयोगी नहीं है। तो एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू ये बताया गया है कि इनके बीच में कार्यात्मक तुल्यता, कि भाई दोनों के बीच में जो कार्यता तुल्यता है उसको देखना है। ये पहलू दो प्रमुख विचारों पर आधारित है। अब वो कौन कौन से हैं, पहला प्रमुख विचार क्या कहता है कि भाई जो विभिन्न संरचना का समान कार्य कर सकती है और दूसरा एक ही संरचना कई अलग अलग कार्य कर सकती है। तो यहाँ पर क्या बोला गया कि पहला जो सरकार है, सरकार ए जो कार्य कर रही है, ठीक है, वो कार्य क्या कर रही है, वो समान संरचना के अनुसार कर रही है, और दूसरा क्या है, ये कई अलग अलग तरीके से कार्य कर रही है, एक ही फील्ड के अंदर अलग अलग तरीके से। तो यहाँ पर उनकी क्या की जाएगी, कार्यात्मक तुल्यता के पक्ष में तर्क दिया जाता है कि बजाय संस्था का समानताओं के देखने के, ऐसा नहीं कि दोनों बिल्कुल सिमिलर हैं, बल्कि ये देखा जाएगा कि किसने कितना काम किया, कौन कैसे काम कर रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि तुलनात्मकता का मतलब क्या है। यहाँ पर आगे देखते हैं यहाँ पर कि तुलनात्मक राजनीति की जो प्रगति है वो क्या है। तो देखिए तुलनात्मक राजनीति की जो प्रगति है उसको अगर हम जांचते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर डैनमेल केरमानी के उत्तर देना चाहते हैं कि तुलनात्मक राजनीति में क्या तुलना की जा रही है। उनका तर्क है कि राष्ट्रीय प्रणालियां मुख्य मुद्दे हैं जिनकी तुलना विश्व राजनीति में महत्वपूर्ण इकाइयों के रूप में की जाती है। अब देखो क्या तुलना की जा रही है ना, अगर आप बात करते हैं कि भाई अगर हम तुलना की बात कर रहे हैं किसी भी चीज की, तो अगर हम किसी को कंपेयर कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये ऑप्शन आता है कि क्या कर रहे हैं, तो बोला गया कि राष्ट्रीय प्रणालियों के जो मुख्य मुद्दे हैं उनकी तुलना। ठीक है,
और हालांकि यही मुद्दे नहीं है, बल्कि जिनका तुलनात्मक राजनीति द्वारा विश्लेषण किया जाना चाहिए। उन्होंने बोला कि तुलनात्मक राजनीति अंतर्राष्ट्रीय व क्षेत्रीय राजनीति प्रणालियों का विश्लेषण कर सकता है, जैसे भारत के राज्य या क्षेत्र या अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय संगठन, जैसे वह क्षेत्र जो जैसे एक से अधिक देशों से मिलकर बने हो, जैसे पश्चिमी एशिया, या अगर हम बात करें भाई आपके बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जो क्षेत्र है जो एक से ज्यादा अधिक, जैसे मैंने कहा यूएसएसआर, ठीक है, यूएसएसआर क्या है, 15 गणराज्यों से मिलकर बना था, ठीक है। इस तरीके से साम्राज्यों की राजनीतिक प्रणालियों, जैसे कि रोमन राज्य हो गया, ऑटोमन हो गया, मुगल हो गया, ये सारे हो गए। अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठन जैसे सार्क हो गया, ईयू हो गया, नाई हो गया, ये सारे सार्क यानी कि आपको पता होगा जिसको हम साफ्टा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, दक्षिण जिसे हम बोलते हैं हिंदी के अंदर। तो इनके अंदर जो है इनके कार्यात्मक चीजों को देखकर ही हम क्या बोलेंगे, तुलनात्मक कहलाएगा। आगे हम देख लेते हैं, अगर हम जरा इसके आगे, अब देखो यहाँ पर तुलनात्मक राजनीति के विषय में 3 परंपराएं हैं। पहली परंपरा क्या है, एक ही प्रकार के देशों के अध्ययन की ओर प्रवृत्त करना, एक ही प्रकार के देश जो होंगे उनका अध्ययन। दूसरा क्या है, मैथोलॉजी क्या है, यानी कि उनकी जो कार्य पद्धति है उसको तुलनात्मक उससे देखना है, परंपरा से देखना है। और तीसरा है आपका विश्लेषणात्मक, यानी कि एनालिटिकल, ठीक है, एनालिटिकल। तो तीनों को हम देखते हैं जरा, तीनों परंपराएं कौन कौन सी है, पहली परंपरा, दूसरी परंपरा। तो आपको इन शॉर्ट समझना है कि एकल देश के अध्ययन की ओर उन्मुख है, यानी कि एकल देश के अंतर्गत अगर हम तुलना करते हैं तो वो हमारी पहली परंपरा के अंतर्गत आता है, यानी कि जिसमें हमने जो सबसे पहले यहाँ पर पढ़ा कि एक ही प्रकार के देशों के अध्ययन की ओर प्रवृत्त होना। तो आपको बस इतना समझना है कि इसमें क्या बोला गया है, एक देश के बारे में बोला गया है, एक देश के बारे में बोला गया है, ठीक है। दूसरा हमारा क्या, कार्य पद्धति के बारे में बोला गया। तो दूसरी परंपरा देखते हैं कि इसमें क्या बोला गया है, इसके अंदर बताया गया है कि भाई तुलना के लिए नियम और मानक स्थापित करना चाहती है, और ये उन तरीकों पर ध्यान केंद्रित करती है जिनमें तुलनात्मक जानकारी, व्याख्याओं और पूर्वानुमानों का एक बेहतर भंडार बनाया जा सके, ठीक है। इस तरह समझा जा सकता है कि तुलनात्मक विधि विभिन्न घटकों के अनुभाविक रिश्तों को खोजने की विधि है, यानी कि जो भी पहले का मतलब इसका पास्ट देखना है, ठीक है, क्या देखना है, पास्ट। तो दूसरी जो हमारी परंपरा रहेगी, जो दूसरी हमारा जो है वो किस चीज पर आधारित है, वो आधारित है कार्य पद्धति पर, कि पहले का जो पुराना जो काम है, ओल्ड जो वर्क था वो कैसा रहा है, ठीक है, और उसको आप जो है न्यू वर्क से आप उसको जोड़ेंगे, यानी कि उससे कंपेयर करेंगे, उसको तुलना करेंगे उससे, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आया होगा। तीसरा पॉइंट कौन सा आपका, विश्लेषणात्मक। अब इसमें क्या बोला गया इस वाले के अंदर, इसमें बताया गया तीसरा हमारा कौन सा है, तीसरी परंपरा जो आपकी विश्लेषणात्मक है, इसके अंदर क्या बोला गया, देखो ये एक विधि के साथ में अनुभवजन्य विवरण का संयोजन प्रदान करती है। संयोजन का मतलब क्या है यहाँ पर, इसका मतलब होता है आपका कॉम्बिनेशन, संयोजन, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अगर हम बात करें जैसे एक आपका वर्ड है, जैसे कैजुअल होता है ना, कैजुअल, ठीक है, कैजुअल, इस तरीके से। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, देखो आजकल के अधिकांश काम जो कि तुलनात्मक राजनीति में आते हैं वे इसी परंपरा में वर्गीकृत किए जाते हैं। दो या दो से अधिक देशों में राजनीतिक दल, शासन के प्रकार, सामाजिक आंदोलन आदि का तुलनात्मक अध्ययन इस परंपरा के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण दिए गए हैं। तो ये हमारा किसमें आएगा, तीसरे में आएगा, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, अब हम बात करेंगे इसमें जो हमारा तीसरा पॉइंट है कि भाई तुलनात्मक राजनीति जो है आपकी, इसका विषय क्षेत्र क्या है। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि आपके एग्जाम के अंदर आपको किस तरीके से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा तुलनात्मक राजनीति से आप क्या समझते हैं, उसके कार्यक्षेत्र और उसका जो है क्या कहते हैं उसके कार्यक्षेत्र और उसकी पद्धति के बारे में बताइए, ठीक है। तो आपको कुछ भी पूछा जाएगा, आपको सिर्फ ये ऊपर से जो नीचे तक मैं आपको पढ़ा रहा हूं यही आपको एग्जिटिक अपने आंसर में लिखना है। यानी कि आपका एक क्वेश्चन जो मैंने आपको बोला है कि इस वाली यूनिट में से 101% आपका आएगा ही आएगा तुलनात्मक राजनीति को लेकर, तो आपको सिर्फ यही लिख लेना है, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं, जरा इसके अंदर हम इसके विषय क्षेत्र को देख लेते हैं कि तुलनात्मक राजनीति के विषय की विभिन्न स्तरों पर आलोचना की गई है। यूरो केंद्रित माना जाता है, जिसका पश्चिमी मॉडल को दुनिया के बाकी हिस्सों से बेहतर माना जाता है। इस प्रकार की संकुचन अवधारणा किसी विशेष प्रणाली की वर्चस्वकारी प्रगति की यथास्थिति की ओर ले जाती है। अब यहां पर हम बात करते हैं, यूरो को क्यों बोला गया, यूरो जो है केंद्रित माना गया है, अब पश्चिमी मॉडल को दुनिया की बाकी हिस्सों से बेहतर माना जाता है। अब यहाँ पर जो वर्चस्वकारी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या, वर्चस्वकारी का मतलब आप समझते हो, हेगेमनी एक वर्ड था, ठीक है, जिसका मतलब होता है दबदबा बनाना किसी चीज का। आप बोल सकते हैं कि गुंडागर्दी, ठीक है, मतलब किसी चीज पर आपका दबदबा है, जैसे क्लास के अंदर एक वर्चस्वकारी व्यक्ति होता है, हमारे समाज में एक वर्चस्वकारी व्यक्ति होता है, तो उस चीज की यहाँ पर बात की जा रही है। ये आगे अपने आप को पक्षपात के संबंध में परिभाषित हो जाती है, यानी कि अपने आप को सेल्फ क्या बता देते हैं, बाइस बता देते हैं कि हमारे साथ में पक्षपात हो रहा है, और पहली परंपरा इसी आलोचना के अधीन है। अब यहां तक कि तीसरी परंपरा जो है यूरो केंद्र पक्षपात की आलोचना के रूप में है, जहां गैर पश्चिमी देशों की तुलना इस तरीके से की जाती है कि पश्चिम को बेहतर और श्रेष्ठ रूप से प्रस्तुत किया जाता है। तीसरे में यह बोला गया है कि पश्चिम को क्या किया जाता है, बहुत ज्यादा बेहतर और श्रेष्ठ रूप से प्रस्तुत किया जाता है। अब उसमें आपको जो है ज्यादा चीजें नहीं आपको पढ़नी थी, आपको बस इसके अंदर अब ये देखना है कि जो तुलना है वो क्यों की जानी चाहिए।
तो दो या दो से अधिक चीजों की तुलना करना मानव व्यवहार का एक स्वाभाविक गुण है। आप भी देखते होंगे, कभी आपने देखा भाई, आप कभी शादी में गए और आपने एक बहुत बढ़िया सा जो है ना भाई, आपने एक कोट पैंट पहना, ठीक है, फिर आपने देखा दूसरे बंदे ने भी पहन रखा है, तो आप क्या करते हैं, उससे तुलना करते हैं कि भाई कौन ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो ये क्या है, एक स्वाभाविक गुण है मनुष्य का, कि वो क्या करता है, जब भी वो किसी चीज को देखता है, दो या दो से अधिक चीजों को, तो तुलना करना स्टार्ट कर देता है। फिर उसके बाद में आगे बोला गया, चाहे वह विद्यार्थी को स्कूल के बाद के विषय को चुनने को हो, कपड़े का चयन हो या अन्य चीजों को खरीदते समय, वह हमेशा तुलना करता ही करता है कि कौन सी चीज ज्यादा बेटर है। अगर सपोज मेरा मन कर रहा है भाई मैगी खाने का, तो मैं क्या करूंगा, नूडल्स खाने का मेरा मन है, तो एक तरफ तो मुझे मिल रही है यिप्पी, ठीक है, और एक तरफ मुझे मिल रही है मैगी, तो अब मैं दोनों को देखूंगा कि भाई ये मेरे को मिल रही है 12 की, ये मिल रही है 10 की, पर टेस्ट की अगर मैं बात करेंगे, इसमें मेरे को वेजी भी मिल रही है, इसके अंदर नहीं मिल रही, पर मैगी जो है बहुत ज्यादा ब्रांड है, नोन है, तो इसलिए मैं क्या करूंगा, मैं मैगी को खरीद लूंगा, ठीक है, तो तुलना करूंगा। अगर मेरे पास पैसे का बजट थोड़ा कम है, तो मैं सोचूंगा चलो ठीक है, नूडल्स तो खाने हैं, तो मैं यिप्पी ले लूंगा जो मेरे को 10 रुपए मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, तुलना करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं हम, उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो बताया गया है कि इसकी 4 तुलनात्मक पद्धति है। तुलना की 4 पद्धति, पहली संदर्भात्मक, दूसरी विवरणात्मक, और तीसरी परिकल्पनात्मक, और चौथी पूर्वानुमान। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या बताया आपको कि जो तुलनात्मक जो पद्धति है उसकी 4, देखो, संदर्भात्मक का मतलब होता है रेफरेंस, यानी कि किसी के द्वारा रेफरेंस, विवरणात्मक का मतलब होता है डिस्क्रिप्टिव, और परिकल्पनात्मक का मतलब होता है सजेशन, ठीक है, और पूर्वानुमान का मतलब होता है किसी भी चीज का गैस करना या कि अंदाजा लगाना। तो यहाँ पर हम देखते हैं अब जरा आगे। तो पहला आपका जो पॉइंट है, आपका जो मैंने आपको बताया, संदर्भात्मक का मतलब क्या है यहाँ पर, इसका रेफरेंस, यह राजनीतिक वैज्ञानिकों को ये जानने की अनुमति देता है कि अन्य देश किस तरह से है ना, किसी ने बताया और किसी की आपने बात सुनी और उसके बारे में आपने उसका आकलन किया। ये तुलनात्मक राजनीति का प्राथमिक उद्देश्य रहा है कि किसी एक देश की या फिर देश की समूह की राजनीतिक घटनाओं का वर्णन करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। तो ये तरीका महत्वपूर्ण है कि क्योंकि एक बाहरी पर्यवेक्षक को व्यवस्था के बारे में समझ प्रदान करता है। अब पर्यवेक्षक का मतलब क्या है, पर्यवेक्षक का मतलब होता है, यानी कि अब मैं बात करूं जैसे कि क्लास है, उस क्लास के अंदर सारे बच्चों के ऊपर एक एक बंदा निगरानी रखता है, जिसे हम मॉनिटर बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही जो बाहर का व्यक्ति जो हर चीजों पर निगरानी रख रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे, पर्यवेक्षक बोलेंगे, जिसकी समझ उसे बिल्कुल ना हो। पहले परंपरा के करीब और राजनीति प्रणाली के बारे में विस्तृत जानकारी तुलनात्मवादियों को प्रदान करता है। तो ये आपका पहला पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे दूसरे पॉइंट की। तो दूसरा पॉइंट है आपका वर्गीकरण। वर्गीकरण के अंदर बताया गया है, वर्गीकरण में क्या बोला गया, वर्गीकरण के अंदर हम देखते हैं, इसका तात्पर्य होता है जानकारी को सरल और व्यवस्थित करना, यानी कि उसको डीप समझाना, उस चीज को बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव तरीके से समझा देना कि वो आसानी से देखा जा सके और वर्गीकृत किया जा सके, ठीक है ना, वो चीज समझ में आ जाए बिल्कुल। तो उसके बाद हम तीसरा पॉइंट देखते हैं। तो तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, तीसरा पॉइंट है परिकल्पना। अब परिकल्पना के लिए मैंने आपको क्या एक वर्ड, यहाँ एक वर्ड बताया था मैंने आपको, सजेशन। सजेशन का मतलब होता है किसी चीज का सुझाव, जानकारी का वर्णन। वर्गीकृत करने के बाद अगला तार्किक कदम कारकों को समझना और बताना है, और वर्णित और वर्गीकृत करना है। इस पहलू को परिकल्पना परीक्षण कहा गया है, यानी कि किसी भी चीज को सजेस्ट करना कि भाई ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। ये कारकों की खोज को प्रेरित करते हैं ताकि बेहतर सिद्धांतों का निर्माण किया जा सके, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम बात करें आगे की, तो इसमें नेक्स्ट दे रखा पूर्वानुमान। पूर्वानुमान का मतलब क्या है कि पहले से ही, जो मैंने आपको बताया था ना, फोरकास्ट, यानी कि आपने पहले से एडवांस में किसी चीज को प्रेडिक्ट कर लिया कि ऐसा होगा, ठीक है। तो देशों की तुलना और सामान्यकरण के आधार पर समान परिणामों को पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, लेकिन मूल तुलना में शामिल नहीं किए गए हैं। अन्य देशों के संभावित परिणामों के लिए मजबूत सिद्धांत बनाए जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई उन्होंने बोल दिया कि ऐसा होगा तो ऐसा ही होगा। तो इसके अलावा भविष्य में कुछ कारकों और स्थितियों के आधार पर परिणामों के बारे में तुलना की जा सकती है। अब इन 4 कारणों के अलावा तुलना हमें कम ज्ञात राजनीति प्रणाली को समझने के लिए परिप्रेक्ष्य प्रदान करती है। अब परिप्रेक्ष्य जो वर्ड है, इसका मतलब क्या है, देखो, परिप्रेक्ष्य का मतलब क्या होता है, आपने सुना होगा कि भाई किसी भी चीज का अगर हम बोलते हैं ना, दृष्टिकोण बताइए, ठीक है, किसी भी चीज का दृष्टिकोण बताइए, नजरिया बताइए, ठीक है, उसका प्रकार बताइए। तो परिप्रेक्ष्य का मतलब यही होता है, पर्सपेक्टिव जिसे हम बोलते हैं। आगे हम देखते हैं। अब नेक्स्ट है आपका इसमें तुलनात्मक पद्धति क्या है। तो देखिए ये भी बहुत इजी है, अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। मैंने आपको क्या बोला था, मैं आपको सिर्फ इतना समझाऊंगा कि आपको पॉइंट्स याद रहे और आप अपने आंसर को कर पाएंगे। तो आपको सिर्फ ये पॉइंट्स याद रखना है। देखो पहला पॉइंट है हितों पर ध्यान। कुछ तुलनात्मक विचारकों ने हितों को तुलना के रूप में इस्तेमाल किया है। उनके लिए भौतिक हित सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। लोग तार्किक आधार पर अपने हितों की गणना करते हैं और अपने हितों की पूर्ति के लिए राजनीतिक रूप में संगठित होते हैं। तो देखो सबसे पहली चीज क्या होती है, हितों का ध्यान, यानी कि आपको मैंने बताया था कि राजनीति के जो जनक है अरस्तु, अरस्तु का भी कहना क्या है कि मनुष्य के खून में राजनीति है, और राजनीति का सबसे पहला कॉन्सेप्ट यही है, यानी कि आपको क्या करना है, निजी 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 लाभ आपको होना चाहिए, यानी कि पर्सनल बेनिफिट आपको होना चाहिए, हित आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। पहले पॉइंट में ये है। दूसरा आपका पॉइंट है इसमें अस्मिता। अब अस्मिता जो वर्ड है, इस वर्ड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है रिकॉग्नाइजेशन, यानी कि किसी भी चीज की पहचान।
ठीक है, पहचान। कुछ तुलनावादी विचारकों के लिए पहचान एक महत्वपूर्ण कारक है। देखो यहाँ पे एक वर्ड दे भी रखा है। ये तर्क देते हैं कि किसी को अपने आप में कोई वस्तुनिष्ठ हित नहीं होते, बल्कि किसी का भी हित उसकी पहचान से निर्धारित नहीं होता। इस संदर्भ में दो तरह की समानताएं हैं। पहचाने देखी जाने जा सकती है, जैसे कि धर्म और संजातीयता। लोग और लोगों का समूह अपने हितों को अपनी पहचान के रूप में परिभाषित करते हैं। एक सरल उदाहरण यहाँ पर दिया गया है कि धर्म तंत्र शासन को समर्थन करते संबंधित है। अन्य उदाहरण है धर्म जाति के आधार पर पार्टियों को समर्थन से संबंधित। जैसे मैंने कहा भाई कि कुछ लोग जो है बीजेपी पर्टिकुलर किसको, हिंदू लोग जो है इसको सपोर्ट करते हैं। अगर हम बात करें कांग्रेस की तो वहां पर सभी लोग मिलकर सपोर्ट करते हैं। अगर हम बात करें कि भाई एक नई पार्टी आपकी आई है आम आदमी पार्टी, जिसको जो है ज्यादातर जो है मुस्लिम कम्युनिटी के लोग सपोर्ट करते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर बोला गया है कि अस्मिता यानी कि पहचान, ये लोग क्या करते हैं, वो अपनी जाति या धर्म के आधार पर पार्टी की पहचान करते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। उसके बाद आपको देखो यहाँ पे दे रखा है संस्थानों पर ध्यान। देखो कुछ अन्य तुलनावादी विचारकों के अनुसार ना ही भौतिक हित और ना ही पहचान राजनीति की कार्यप्रणाली को समझने के लिए निर्धारक तत्व है। उसमें क्या बोला, जो भी हमने ऊपर भौतिक हित हमने पढ़ा और हमने जो अस्मिता यानी कि पहचान पढ़ा, तो वो कह रहे हैं दोनों ही जरूरी नहीं है। इनके अनुसार कानून और प्रक्रियाएं जो संस्थाओं में रहित है वह निर्धारित तत्व होते हैं। कि जो भी प्रक्रिया है जिसमें कानून मौजूद है और उस प्रक्रिया के अंदर जो भी संस्थाएं मौजूद हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आगे वो क्या बताते हैं कि देखो प्रत्यक्ष रूप से कहें या अप्रत्यक्ष रूप से कहें, देश के संचालन को आकार प्रदान करती हैं संस्थाएं। ठीक है, संस्थाएं लोकतंत्र में जहाँ जटिल और विभिन्न प्रकार की संस्थाएं हैं, जिससे निर्धारण होता है कि सभी एक तरह की लोकतंत्र प्रणालियां भिन्न भिन्न रूपों में विकसित हुई हैं। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, जो सबसे आगे वही जीता, आपने पढ़ा होगा 11th क्लास के अंदर। ठीक है, और उसके आगे बताया गया। दूसरी ओर जर्मनी की अगर हम बात करें तो वहां पे क्या है, समानुपात व्यवस्था पर आधारित है। दोनों लोकतंत्र होते हुए भी विभिन्न राजनीति और जीवन और राजनीति संस्कृति अलग अलग है। तो देखो दोनों के अंदर क्या है, प्रक्रिया अलग है। एक में क्या है, जो सबसे आगे जीत होगा वही जीतेगा, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। और दूसरे में क्या है कि आधे से एक अधिक होना जरूरी है। कि अगर मैंने कहा भाई 60 सीटों पर अगर चुनाव हुए तो 60 का अगर हम आधा करेंगे 35, तो 35 प्लस आपको 36 चाहिए ही चाहिए होगी, जब आपकी जीत निश्चित होगी, वरना निश्चित नहीं होगी। ठीक है, सॉरी 35 मैंने थोड़ा गलत बता दिया, 30। ठीक है, तो 30 और 30 आपके 60 होते हैं, यानी कि तो आपको 31 सीटें चाहिए होगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी। अब इसका निष्कर्ष देख लेते हैं। और निष्कर्ष अगर हम देखेंगे तो देखो यहाँ पर आपका निष्कर्ष दे रखा है इसमें, जिसमें ये बोला गया है कि भाई तुलनात्मक राजनीतिक वृत्त और क्षेत्र के रूप में परंपराओं, पद्धति और उपवादों को शामिल करता है। इसमें तुलनात्मक राजनीति का वर्णन, विश्लेषण, पूर्वानुमान और सामान्यकरण किया जाता है। तो आपको मैं अब एक चीज बता दूं यहाँ पर कि इस यूनिट के अंदर सबसे पहली चीज कि आपका एक 20 नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल कंफर्म हो गया है। मैंने जितना आपको बताया सिर्फ आपको इतना लिखना है, आपके 20 नंबर बिल्कुल कंफर्म है, लिख कर ले लो। 101% आपका ये पेपर के अंदर यूनिट 1 से पूछा जाएगा तुलनात्मक राजनीति में। और अब इतना कर कर आएंगे तो आपके पूरे नंबर 101% हैं। और बाकी की सारी यूनिट की वीडियोस मैं आपको इसी तरीके से बनाकर आपको जल्दी से प्रोवाइड करा दूंगा। तो आपको बस क्या करना है, आपको वीडियोस का वेट करना है और मैं आपको सारी वीडियोस कल और परसों में पहुंचा दूंगा, जिससे कि आप लोग सारी तैयारी कर लीजिए और अपने एग्जाम के लिए बिल्कुल रेडी हो जाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।